आज आप मेरे साथ सुनेंगे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का चैप्टर 17। 4 अत्यंत शिक्षाप्रद मामले। बुद्धि के देवता बोर्डेन विनाश के राजा के पास गए और उनसे हाथ जोड़कर यह जानने की मांग की कि अराजकता पर कैसे नियंत्रण हो सकता है। विनाश ने कहा, मुझे अपनी बाईं आंख दे दें, तब मैं आपको इसका जवाब बताऊंगा। बिना किसी हिचकिचाहट के बुद्धि के देवता बोर्डेन ने अपनी बाईं आंख निकालकर उसे दे दी और कहा, अब मुझे बताओ। ट्रोल ने कहा कि जो रहस्य है उसे आप दोनों आंखों से देख सकते हैं। अब मुझे बताओ। ट्रोल ने कहा कि जो रहस्य है उसे आप दोनों आंखों से देख सकते हैं। जॉन गार्डनर। और अधिक परिवर्तन। एक ओवरप्राइज्ड विशालकाय, एक साम्राज्य निर्माण समूह, एक विलय जिसमें एक छोटी फर्म ने एक बड़ा काम संभाला। मूल रूप से बेकार कंपनी में शेयरों की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश पिछले कुछ वर्षों में ग्राहम के कुछ उच्च नए मामलों को एक नया विश्वकोश प्रदान किया है। यहाँ इसका एक नमूना है। ल्यूसेंट पारदर्शी नहीं। साल 2000 के मध्य में ल्यूसेंट टेक्नोलॉजी के पास किसी अन्य अमेरिकी स्टॉक की तुलना में अधिक निवेशक थे, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन 192.9 बिलियन डॉलर के साथ है अमेरिका में 12वीं सबसे मूल्यांकन कंपनी थी। क्या यह विशाल मूल्यांकन उचित था? 30 जून 2000 को समाप्त वित्तीय तिमाही में ल्यूसेंट की मूल बातों पर नजर डालते हैं। ल्यूसेंट की रिपोर्ट की एक निकट रीडिंग में एक अनुत्तरीय टेलीफोन स्विचबोर्ड की तरह खतरे की घंटी बजती है। ल्यूसेंट ने 4.8 बिलियन डॉलर में एक ऑप्टिकल उपकरण आपूर्तिकर्ता क्रोमेटिस नेटवर्क्स को खरीदा था, जिसमें 4.2 बिलियन डॉलर गुडविल या बुक वैल्यू से ऊपर लागत थी। क्रोमेटिस में 150 कर्मचारी थे, लेकिन इसका कोई ग्राहक नहीं था व इसका राजस्व भी शून्य था, इसलिए गुडविल शब्द अपर्याप्त लगता है। शायद होप चेस्ट शब्द अधिक सटीक है। यह क्रोमेटिक्स के एम्ब्रॉयनिक यदि क्रोमेटिक्स के एम्ब्रॉयनी प्रोडक्ट्स ने काम नहीं किया तो ल्यूसेंट को गुडविल को उलटना होगा और भविष्य की कमाई के लिए इसे चार्ज करना होगा। एक फुटनोट ने खुलासा किया कि ल्यूसेंट ने अपने उत्पादों के खरीदारों को $1.5 बिलियन का उधार दिया था। अपने ग्राहकों को कहीं और उधार लिए पैसे की गारंटी में ल्यूसेंट भी $350 मिलियन के लिए हुक पर था। इन ग्राहक लोन की कुल संख्या एक वर्ष में दुगनी हो गई थी। यह हमें बताता है कि ल्यूसेंट के उत्पादों को खरीदने के लिए खरीदार नकदी से बाहर चल रहे थे। क्या होगा अगर वे अपने ऋण का भुगतान करने के लिए नकदी से बाहर भाग गए? अंत में ल्यूसेंट ने नए सॉफ्टवेयर को कैपिटल एसेट के रूप में विकसित करने की लागत का इलाज किया, बल्कि एक एसेट के बजाय यह एक रूटीन बिजनेस एक्सपेंस नहीं था जो कमाई से आना चाहिए। निष्कर्ष। अगस्त 2001 में ल्यूसेंट ने क्रोमेटिस डिवीजन को बंद कर दिया क्योंकि इसके उत्पादों ने केवल 2 ग्राहकों को ही आकर्षित किया। वित्तीय वर्ष 2001 में ल्यूसेंट को $16.2 बिलियन का नुकसान हुआ। वित्तीय वर्ष 2002 में इसने $11.9 अरब का और नुकसान किया। उन नुकसानों में मुख्य रूप से खराब ऋण और ग्राहक वित्त पोषण के लिए प्रावधान में $3.5 बिलियन गुडविल से संबंधित हानि में $4.1 बिलियन और कैपिटल सॉफ्टवेयर से संबंधित आरोपों में $362 मिलियन। ल्यूसेंट का स्टॉक 30 जून 2000 को $51 पर था। बाद 2002 में $1.26 जो 2-2.5 साल में बाजार मूल्य में लगभग $190 बिलियन का नुकसान पर समाप्त हुआ। अधिग्रहण के जादूगर टाइको इंटरनेशनल लिमिटेड का वर्णन करने के लिए हम केवल विंस्टन चर्चिल को पैराफ्रेज कर सकते हैं और कहते हैं कि इतना सारा तो इतने कम लोगों ने कभी नहीं बेचा। 1997 से 2000 तक इस बरमूडा आधारित समूह ने टाइको स्टॉक के शेयरों में सबसे अधिक $37 बिलियन से अधिक का खर्च किया। कंपनियों द्वारा एमाल्डा मार्कोस के अनुसार यह उनके लिए जूते खरीदने जितना ही आसान बन गया था। अगले वित्तीय वर्ष 2000 में अपनी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार टाइको ने लगभग 200 कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिसकी हर दूसरे दिन एक से अधिक की औसत थी। परिणाम टाइको में तेजी से वृद्धि हुई। इसका राजस्व 5 वर्षों में $7.6 बिलियन से $34 बिलियन हो गया और ऑपरेटिंग इनकम $476 मिलियन के नुकसान के साथ $6.2 बिलियन का लाभ हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि कंपनी का 2001 के अंत में कुल स्टॉक मार्केट मूल्य $114 मिलियन था, लेकिन टाइको के वित्तीय विवरण कम से कम इसके विकास के रूप में थे। लगभग हर साल उन्होंने अधिग्रहण संबंधी शुल्कों में सैकड़ों मिलियन डॉलर दिखाए। ये खर्च 3
मुख्य श्रेणियों में चले गए। विलय या पुनर्गठन या अन्य नगण्य लागत, लंबे समय तक संपत्ति की हानि के लिए शुल्क, खरीद प्रक्रिया, अनुसंधान और विकास में राइट ऑफ। संक्षिप्त में इन्होंने पहले तो मूर्खों की तरह भरमार का उल्लेख किया, दूसरा चिल्ला के रूप में और तीसरा ऊपी प्राण के रूप में। आइए जानते हैं कि ये समय के साथ कैसे दिखें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मोरन शुल्क जो कि गैर अनुमानित माना जाता है, 5 वर्षों में से 4 में दिखाया गया, जो कुल मिलाकर $2.5 बिलियन था, कालानुक्रमिक रूप से वृद्धि करके $700 मिलियन से अधिक की राशि प्राप्त की। बॉबी प्राड $1.5 बिलियन आया। बुद्धिमान निवेशक पूछेगा, यदि टाइको की वृद्धि दर अधिग्रहण की रणनीति इतनी साफ सुथरी थी तो यह कैसे हुआ कि एक साल में औसतन $750 मिलियन खर्च करने पड़ते हैं। अगर जैसा कि स्पष्ट है, टाइको चीजों को बनाने का व्यवसाय में नहीं था, बल्कि अन्य कंपनियों को खरीदने के व्यवसाय में था जो चीजें बनाती हैं, तो इसके मोरन पर नॉन रिकरिंग का आरोप क्यों लगाया गया? क्या वे व्यवसाय करने की टाइको की सामान्य लागतों का हिस्सा नहीं थे और हर साल की नॉन रिकरिंग का आरोप क्यों लगाया गया? क्या वे व्यवसाय करने की टाइको की सामान्य लागतों के हिस्सा नहीं थे और हर साल की कमाई को जोड़ते हुए पिछले अधिग्रहणों के लिए लेखांकन शुल्क के साथ कौन बता सकता है कि अगले साल क्या होगा? वास्तव में एक निवेशक यह भी नहीं बता सकता कि टाइको की पिछली कमाई क्या थी। 1999 में अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा एक लेख पर समीक्षा के बाद टाइको ने 1998 के खर्चों में $257 मिलियन को मोरन शुल्कों में जोड़ दिया, जिसका अर्थ है कि उन गैर बकाया लागतों की वास्तव में उस वर्ष भी पुनरावृत्ति हुई थी। उसी समय कंपनी ने अपने मूल रूप में 1999 के कामों को फिर से शुरू कर दिया, जिससे मोरन $929 मिलियन तक गिर गया, जबकि चीला $507 मिलियन तक पहुंच गया। टाइको स्पष्ट रूप से आकार में बढ़ रहा था, लेकिन क्या यह अधिक लाभदायक था? यह बात कोई बाहरी व्यक्ति सुरक्षित रूप से नहीं बता सकता था। निष्कर्ष, वित्तीय वर्ष 2002 में टाइको को $9.4 बिलियन का नुकसान हुआ। स्टॉक जो वर्ष 2001 के अंत में $58 पर बंद हुआ था, 2002 में $17 पर लुढ़क गया था, जो 12 महीनों में 71% की स्पष्ट हानि थी। स्वावलंबी नाबालिग। 10 जनवरी 2000 को अमेरिका ऑनलाइन इंक और टाइम वार्नर इंक ने घोषणा की कि वे शुरू में $156 बिलियन के मूल्य वाले सौदे में विलय करेंगे। 31 दिसंबर 1999 तक AOL के पास संपत्ति में $10.3 बिलियन था और पिछले 12 महीनों में इसका राजस्व $5.7 बिलियन था। दूसरी ओर टाइम वार्नर के पास संपत्ति $51.2 बिलियन और राजस्व $27.3 बिलियन था। टाइम वार्नर एक को छोड़कर किसी भी माप से एक बहुत बड़ी कंपनी थी। अपने स्टॉक का मूल्यांकन, क्योंकि अमेरिका ऑनलाइन से इंटरनेट उद्योग में निवेश करने के निवेशकों को चौंका दिया था, लेकिन इसके शेयर ने अपनी कमाई में 164 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की है। टाइम वार्नर के स्टॉक केवल टीवी, फिल्मों, संगीत और पत्रिकाओं का लगभग 50 गुना कमाई के साथ बेचा गया। सौदे की घोषणा करते हुए दोनों कंपनियों ने इसे सामानों का रणनीतिक विलय कहा। टाइम वार्नर के अध्यक्ष गेराल्ड लेविन ने घोषणा की कि AOL टाइम वार्नर से जुड़े सभी के लिए अवसर असीम है। सभी के लिए, उन्होंने कहा, जो इसके शेयरधारक हैं उनके लिए भी। उन्मादीपूर्ण तरीके से उनके स्टॉक को अंततः इंटरनेट डार्लिंग का कैच मिल सकता था। इसके लिए टाइम वार्नर के शेयरधारकों ने इस सौदे को भारी मंजूरी दी थी, लेकिन उन्होंने कुछ बातों की अनदेखी की। यह बराबरी का विलय अमेरिका ऑनलाइन के शेयरधारकों को संयुक्त कंपनी का 55% देने के लिए डिजाइन किया गया था। भले ही टाइम वार्नर 5 साल बड़ा था, 3 साल में दूसरी बार अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग जांच कर रहा था कि क्या अमेरिकी ऑनलाइन विपणन लागतों के लिए अनुचित रूप से जिम्मेदार है। अमेरिका ऑनलाइन की कुल संपत्ति का लगभग आधा $4.9 बिलियन मूल्य का उपलब्ध फोर सेल इक्विटी प्रतिभूतियों से बना था। यदि सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले प्रौद्योगिकी शेयरों की कीमतें गिर गईं, तो इससे कंपनी के परिसंपत्ति आधार का बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। निष्कर्ष, 11 जनवरी 2001 को दोनों कंपनियों ने अपने विलय को अंतिम रूप दिया। AOL टाइम वार्नर इंक ने 2001 में $4.9 बिलियन खो दिए और एक निगम द्वारा दर्ज किए गए अब तक के सबसे घिनौने नुकसान में शामिल 2002 में एक और $98.7 बिलियन का नुकसान हुआ। अधिकांश नुकसान अमेरिका ऑनलाइन के
मूल्य को लिखने से हुआ। 2002 के अंत तक जिन शेयरधारकों के लिए लेविन ने असीमित अवसरों की भविष्यवाणी की थी, उनके पास अपने शेयरों के मूल्यों में लगभग 80% नुकसान दिखाने के अलावा कुछ नहीं था, क्योंकि सौदा पहली बार घोषित किया गया था। क्या आप किंडरगार्टन में निवेश कर सकते हैं? 20 मई 1999 को ई टॉयज इंक ने अपने स्टॉक का 8% हिस्सा जनता को बेच दिया। वॉल स्ट्रीट के सबसे प्रतिष्ठित निवेश बैंकों में से 4 गोल्डमैन सैक्स एंड कंपनी, बैंक स्टोन, रॉबर्टसन, स्टीफन्स, डोनाल्डसन, लुम्पिंगटन और जेनरेट और मेरिल लिंच एंड कंपनी, जो $20 पर $8,32,000 के शेयरों में कम है। कारोबार के पहले दिन में $76 पर 282 की बढ़त के साथ स्टॉक तेजी से बढ़ा। उस कीमत पर ई टॉयज का बाजार मूल्य $7.8 बिलियन था। उस कीमत के लिए खरीदारों को किस तरह का व्यवसाय मिला? पिछले वर्ष में ई टॉयज की बिक्री में 4,261% की वृद्धि हुई थी और इसने अकेले पिछली तिमाही में 75,000 ग्राहक जोड़े थे। लेकिन अपने 20 महीनों के कारोबार में ई टॉयज ने कुल $30.6 मिलियन की बिक्री की थी, जिस पर उसने $30.8 मिलियन का शुद्ध घाटा दिखाया था, जिसका अर्थ था कि ई टॉयज हर $1 के खिलौने को बेचने के लिए $2 खर्च कर रहा था। आईपीओ प्रॉस्पेक्टस ने भी यह खुलासा किया कि ई टॉयज एक और ऑनलाइन ऑपरेशन बेबी सेंटर इंक हो, जो पर्याप्त करने के लिए ऑफर की कुछ आय का उपयोग करेगा, जिसने पिछले वर्ष की तुलना में $4.8 मिलियन में $4.5 मिलियन का नुकसान उठाया था। और ई टॉयज अपने प्रबंधन के लिए भविष्य में जारी करने के लिए सामान्य स्टॉक के 40.6 मिलियन शेयर आरक्षित करेंगे। इसलिए अगर ई टॉयज ने कभी पैसा कमाया है तो उसकी शुद्ध आय को 102 मिलियन शेयरों के बीच नहीं, बल्कि 143 मिलियन के बीच विभाजित करना होगा, जो भविष्य की कमाई को प्रति 1/3 से कम करके करना होगा। टॉयज आर के साथ ई टॉयज की तुलना इसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी चौंकाने वाला है। पूर्ववर्ती 3 महीनों में खिलौने आर ने शुद्ध आय में $27 मिलियन कमाए थे और एक पूरे वर्ष में ई टॉयज की तुलना में 70 गुना अधिक माल बेचा था, और फिर भी शेयर बाजार खिलौने आर की तुलना में लगभग $2 बिलियन अधिक है। निष्कर्ष: 7 मार्च 2001 को सार्वजनिक कंपनी के रूप में अपने संक्षिप्त जीवन में $398 बिलियन से अधिक का शुद्ध घाटा उठाने के बाद दिवालियापन सुरक्षा के लिए ई टॉयज ने मामला दायर किया। स्टॉक, जो अक्टूबर 1999 में $86 प्रति शेयर के स्तर पर था, आखिरी बार 1 पैसे के लिए कारोबार किया था।